हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में। इसमें क्या खास है, क्या प्रावधान है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। पहले पीवाईक्यू। आप लोग को ना कुछ अगर सजेशन लग रहा होगा, अभी तक हमने काफ़ी सारे 6-7 एक्ट पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोग को कुछ सजेशन लग रहा होगा कि ऐसे पढ़ा सकते हैं या फिर कुछ और तरीके से, तो आप कमेंट में बताया कीजिए। जो सजेशन मुझे लगेगा कि फॉलो करना चाहिए तो मैं उसको फॉलो भी करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हमारा जो पैटर्न है उसको देखते हैं। पहले पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देख लेते हैं, उससे क्लियर होता है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आया होता है। अभी तक देखो दो क्वेश्चन इसमें से आए हैं। पहला आया था लोक सेवक की परिभाषा 2022 पीएससी में। लोक सेवक की परिभाषा करके आया था कि लोक सेवक क्या होता है इस अधिनियम के तहत। तो काफ़ी बड़ी परिभाषा इसमें दी हुई है। और दूसरा आया था कि इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई व्यक्ति कब अहित होगा, मतलब विशेष न्यायाधीश की योग्यता आया था। सीधा सीधा 2 नंबर में आया था ये, ठीक है। और ये 8 नंबर में आया था। तो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे भी। हालांकि 2022 का क्वेश्चन है और 2021 का क्वेश्चन है। 23, 24 2 साल नहीं आया, तो 25 में बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस के लिए, खासतौर पे ये आएगा, ठीक है। आ सकता नहीं, आएगा, सीधा बात। क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इस अधिनियम से आपको देखने को मिलेगा। इस अधिनियम को ध्यान से पढ़ो, फिर मेरे साथ याद कर लेना, एकदम रट लेना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या भाई खास अंदर। उद्देश्य तो एकदम सिंपल चीज है, सब इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। भ्रष्टाचार संबंधित विधि का समेकन करना, ठीक है। उसका नियमन बनाना है। सच अच्छे से बुक में दिया है उसको याद कर लेना। इसमें उतना अच्छे से दिया नहीं, बुक में जो दिया है उद्देश्य ना, कि भ्रष्टाचार संबंधी कार्रवाइयों को करना, रोकथाम करना, ये वो 10 प्रकार को सब याद कर लेना, ठीक। इसके बाद फिर आता है आपका प्रारंभिक में, ठीक है, वही रहता है सब। तो परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं लास्ट में पढ़ेंगे, ये बोला हूँ, बट कुछ खास परिभाषा होगा तो मैं जरूर देख दूंगा एक बार। ये देखो, ये आया है लोक सेवक से अभिप्रेत क्या है। 8 नंबर में आया था, सोचो। इतने सारे प्रकार के लोक सेवकों का वर्णन है इसमें। एक दो तीन, कितना प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है। 10, 11, 12 आते हैं। 12 प्रकार की। हाँ, 12 प्रकार के लोग लोक सेवक होंगे। क्या कहोगे एक बार देखोगे? पीवाईक्यू इसलिए देख लो, चलो क्या याद करोगे आप भी। देखो, जो कोई व्यक्ति सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है, किसी लोक कर्तव्य के पालन में सरकार से फीस या कमीशन के रूप में परिश्रम करता है, वो लोक सेवक होगा। तो पहला क्या है, सरकार की सेवा में हो। दूसरा, किसी लोक प्राधिकरण की सेवा में हो। तीसरा, केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम द्वारा ये उसके इस अधीन स्थापित जो निगम है या सरकार के स्वामित्व में, नियंत्रण में जो अन्य कोई प्राधिकरण है उसमें कोई काम कर रहा हो। चौथा, कोई न्यायाधीश हो, इसके अंदर लिख सकते हो। पांचवा, कोई न्याय प्रशासन संबंध में कार्य कर रहा हो। इसके अलावा फिर न्यायालय द्वारा किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा मामला विनिश्चय रिपोर्ट रिपोर्ट के लिए कोई निर्देशित किया गया व्यक्ति, जिसे न्यायालय ने निर्देशित किया, वो व्यक्ति भी लोक सेवक है। इसके अलावा आपका जो निर्वाचन सूची तैयार करता है, प्रकाशित करता है, वो भी लोक सेवक आ जाएगा, निर्वाचन वाला आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पद को धारण करता है जिसके आधार पर वो किसी लोक कर्तव्य का पालन करने पर अधिकृत है, तो लोक कर्तव्य का जो भी पालन करेगा वो सब आ जाएगा। यहाँ पर फिर रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी में जो काम कर रहा है, अध्यक्ष, सचिव, ये सारी चीजें भी लोक सेवक में आएंगे। सेवा आयोग या बोर्ड का जो सदस्य है वो भी आ जाएगा। विश्वविद्यालय का कुलपति, अन्य कोई शिक्षक कर्मचारी सब आ जाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं वो भी आ जाएंगे। असम्यक लाभ से ये सारे चीजें, ये तो कट है इसमें, इतने सारी चीजें हैं जी, देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको मैं और पढ़ाऊंगा कहाँ, जब परिभाषा पढ़ेंगे तब। बट अभी मैं एक बार दिखा दी, इतने सारे प्रकार से लोक सेवक है और सारी चीजें इसी एक्ट से कवर हो, मतलब पीडीएफ से कवर होती है, तो ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। लोक कर्तव्य मतलब क्या होता है, वह कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित हो। अब बताओ कौन सी कठिन परिभाषा है, या फिर इसी को अगर लिखने का आता, 8 नंबर में था, अगर आप 5 नाम भी लिख देते तो आराम से 4-5 नंबर मिल जाता, जो जीरो लिखा है हम लोग। तो वही एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है। अब पढ़ सकते हैं, कोई कठिन भी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं अध्याय 2, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन आया था, मैं बोला था योग्यता पूछा था करके, क्या हरता है करके। अब यहाँ पर दिया होगा, देखो पहले धारा 3 पढ़ते हैं, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति। सबसे पहले तो यही पढ़ लो कि विशेष न्यायालय नियुक्त करने की शक्ति किसमें है। तो देखते हैं किसमें है शक्ति। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई राज्यपाल, राष्ट्रपति ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी जितना इस क्षेत्र के लिए आवश्यक माना जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय, कोई अपराध, बस इतना याद रखना यहाँ पर कि कौन नियुक्त करेगा, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियुक्त करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियुक्त करेगी। अब इसमें देखते हैं अपन सेकेंड, कोई व्यक्ति, रेड क्यों नहीं हो रहा है आज? रेड से इसको नफरत हो गया है क्या, क्या हो गया? रेड हो जा भाई, ब्लू ही हो जा रहा है यार। नीला आज थोड़ा सा ना इसमें
है। टच दूसरा कर रहा हूँ, हो दूसरा रहा है। व्हाइट में ब्लैक हो रहा है, ब्लैक में व्हाइट। इसको भी अपडेट करना पड़ेगा लग रहा है। चलो, तो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्याय नियुक्त होने के लिए तब अर्हित नहीं होगा तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया 1973, अब ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताओ, बीएनएस हो जाएगा, ठीक है, कि अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है। तो यही क्वेश्चन आया था उठा के सीधा 2 नवंबर में 2021 में, यहीं से। क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो भी सेम है। क्वेश्चन का वर्डिंग क्या था पता है, यही चीज लिखा था, तब तक अर्हित नहीं होगा वाला ही पूछा गया था उसमें भी। तो कहना यही है कि भाई पूरा आपको बेयर एक्ट अच्छे से रटना है, इंपॉर्टेंट अधिनियम तो जरूर याद करने चाहिए। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन मिल गया, कौन नियुक्त करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश होना चाहिए, वही उसकी अर्हता है। अब विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, धारा 4 में आता है विशेष न्यायाधीश जो होते हैं, विशेष न्यायाधीश, उनके द्वारा जो विचारणीय मामले हैं उनके बारे में। तो इसमें जो मामले हैं, क्या क्या मामले हैं, विशेष न्यायाधीश करेंगे उसको। अब देखो क्या क्या मामले यहाँ पर दिया होगा डिटेल में। प्रत्येक अपराध क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा जिसमें वो अपराध किया गया है, या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, उनमें से ऐसे न्यायाधीश जो इस क्षेत्र के निमित्त निर्दिष्ट किए गए हों, वो द्वारा विचारणीय होगा। तो वही अपराध उसी क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा किए जाते हैं, सिंपल चीज हो गया। तीसरा में देखते हैं, मामले को विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है जिससे अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके। तो मान लो कोई मामले विचारण करने के समय कोई दूसरा उस अपराध से भिन्न कोई अपराध है, तो उसमें भी वो विचारण कर सकता है, याद रखना, ठीक है। विचारण बारे में पूरा बताया गया है कि इस अपराध का विचारण यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा और निश्चित प्रयास किया जाएगा कि उक्त विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लीजिए। कितना वर्ष की अवधि है, 2 वर्ष के भीतर अवधि आपको पूर्ण कर देना है। जहाँ विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है, वहां विशेष न्यायाधीश ऐसा न हो पाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अधिकतम उक्त अवधि को लेखबद्ध किए जाने के कारणों से एक समय में 6 माह से अधिक आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। मतलब 6 माह और कर जा सकता है, और मैक्सिमम 6 6 माह करके कितना जा सकता है, 4 वर्ष। 4 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो मेन तो रूल है कि 2 वर्ष में खत्म करो, बट नहीं है तो 6 महीने फिर बढ़ा दो, फिर 6 महीने बढ़ा दो, लेकिन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 वर्ष तक। अब 6 6 महीने करके आप 4 बार बढ़ा सकते हो, तब तो 2 साल होगा ना, फिर 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें मामले के बारे में था। तो सिंपल सी चीज है, धारा 3 में क्या पढ़ा, धारा 3 में हमें पढ़ा विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, ठीक है। हो सकता है कभी धारा 3 क्या है ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए इस अधिनियम की, तो उसको याद रखना। धारा 3 में है नियुक्ति, 3 में क्या है, नियुक्त करने की शक्ति। उसके बाद फिर है धारा 4, धारा 4 में क्या है आपका, धारा 4 में जो विचारणीय मामले होते हैं उसके बारे में है कि भाई जो विचारणीय मामले हैं वो विशेष न्यायाधीश ही देखेगा, और इस अपराध के विचारण के समय वो दूसरा अपराध का भी सुनवाई कर सकता है, मतलब विचारण कर सकता है जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज था, 1 2 पॉइंट, हाँ, समय अवधि दिया गया है फिर 2 वर्ष के भीतर आपको खत्म करनी है। अगर 2 वर्ष के भीतर आप नहीं कर पाते हैं तो 6 माह करके आप मैक्सिमम 4 वर्ष तक खींच सकते हैं किसी मुद्दे को, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। ओके, ओके जी, ठीक है। इतने सारे एक्ट पढ़ लिए है ना, लेकिन पता नहीं कितना याद है आप लोगों को। याद होगा तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ट्रिक से भी पढ़ाऊँ, तो आई थिंक आपको याद तो होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसके बाद धारा 5 देखते हैं। इनकी जो शक्ति है, विशेष न्यायाधीश की शक्तियां, उसके बारे में बताना है, ठीक है। जो अभी तक भी एक्ट में बने हुए हैं, अपना नाम पिन करो, मैं देखूं कितने लोग का नाम आता है, और जितने लोग का नाम आ रहा होगा मैं समझूंगा कि वो लोग पूरा देखने वाले हैं। और जो लोग पूरा नहीं देखने वाले हैं वो लोग कमेंट मत करना, या फिर जो कई लोग तभी छोड़ के चले गए होंगे। पता है लोगों को क्या चाहिए, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये डाल दो, वो डाल दो, लेकिन पढ़ना कुछ नहीं। खोल के देखेंगे, हाँ ये बनाए हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट देखेंगे, उसके बाद बंद। मतलब अलग ही दुनिया के। और बाद में जब एग्जाम हो जाएगा नहीं बनेगा तो फिर सर मेरा ये कमजोर है, सर मेरा ये बनता नहीं है, कहाँ से पढ़े थे आप। अरे जब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो उससे पढ़ लेना, तो कहाँ, ठीक है, कहाँ से पढ़े थे करके पूछने आए। तो ये दिक्कत होती है लोगों की, खैर, इसलिए सिलेक्शन रेशियो 1% से कम है। चलो देखते हैं इनकी शक्तियां क्या हैं। तो पहला, विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारणार्थ सुपुर्द किए गए बिना भी अपराधों का संज्ञान कर सकता है, याद रखना। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारणार्थ सुपुर्द किए गए बिना भी
संज्ञान कर सकता है और वह अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले में विहित की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। जो वारंट के मामले में प्रक्रिया होती है उसका अनुसरण करेगा। ठीक है, तो सीधी बात, अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए गए बिना भी अपराधों का संज्ञान कर सकता है, मतलब स्वतः संज्ञान एक प्रकार से ले सकता है, समझ लो। इसमें इसी वर्ड को तो सेंस कर रहे हैं, बट वर्ड लिखा नहीं है तो लिखना बेकार है। ऐसे लिख देना, अपराधों का संज्ञान बिना सुपुर्द किए भी कर सकता है करके। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विशेष न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिनका प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी अपराध से संपृक्त है, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं या संसर्गी होना अनुमित है। विशेष न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति को, चाहे वह उस अपराध के किए जाने में मुख्य रहा हो या दुष्प्रेरक रहा हो, ठीक है, उसके अपराध से संबंधित अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किए जाने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार दी गई क्षमा, ये जो अधिनियम है इसकी धारा 308 के अधीन समझी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से वो आरोपी से प्रत्यक्षता या प्रत्यक्ष किसी अपराध संपृक्त हो, उनसे क्या करेगा, मुख्य रहो दुष्प्रेरक रहो, सब अपराध से संबंधित अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने की सख्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है। तो ऐसे लिख देना, क्षमा प्रदान कर सकता है करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शक्तियां हैं भाई। वही वो पहली शक्ति थी कि अपराधों का संज्ञान कर सकता है। दूसरा ये कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट के मामले चलते हैं उसको चला सकता है। तीसरा ये कि क्षमा प्रदान करने की शक्ति है इसके पास। उसके बाद फिर लोक अभियोजक, तो आप जानते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है उसको। वो बंदों की आवश्यकता में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठीक है, धारा 320 375 को बंद जहां तक हो सके विशेष न्यायाधीश समक्ष कार्रवाई को लागू होंगे और उक्त बंदों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगी। क्या समझाएगा, मजिस्ट्रेट माना जाएगा उसको। विशेष न्यायाधीश उसके द्वारा दोषित व्यक्ति को कोई भी दंडादेश दे सकता है और उस अपराध के लिए जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषित विधि द्वारा प्राधिकृत है, तो दंडादेश दे सकता है, ये भी उसकी शक्ति हो गई। 4 हो गया, 5 हो गया। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग सभी सिविल शक्तियों को कृत्याकरण प्रयोग करेगा। तो जिला न्यायाधीश जो शक्तियां और सिविल शक्तियां और कृत्य प्रयोग करता है वो सब ये यूज कर सकता है। ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आया बाई चांस कि विशेष न्यायाधीश की शक्तियों के बारे में बताइए, तो अब लिखना भाई, पहला पॉइंट तो ये कि अपराधों का संज्ञान कर सकता है वो, अभियुक्त के विचारणार्थ सुपुर्द किए गए बिना अपराधों का संज्ञान कर सकता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट के मामले में फॉलो किए जाने वाले प्रक्रिया का अनुसरण करता है। तीसरा लिख देना कि वो जो है साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से प्रयास करता है, साक्ष्य ग्रहण करता है, लिख देना साक्ष्य ग्रहण करता है। फिर अपनी स्थिति में वो क्षमा प्रदान कर सकता है। फिर इधर दोष दंड दे सकता है, क्षमा दे सकता है, सिविल शक्तियों का उपयोग करेगा। सर लिख सकते हो आप। धारा 6 है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। अभी तक हमने 3 4 5 पढ़ लिया। 3 4 5, 3 क्या था, 3 में नियुक्ति था विशेष न्यायाधीश की। 4 में क्या था, 3 में नियुक्ति है, 4 में क्या था, 4 में उसकी नियुक्ति बद सकती होगी और क्या होगा, है ना। 5 में फिर क्या होगा, नहीं गलत हो रहा है। 3 में नियुक्ति था, ठीक है। 4 में आई थिंक, 5 में शक्ति अभी पढ़े ना, शक्ति में कर्तव्य। 4 में क्या है, पॉइंट्स निकाल दिया, मामले, विचारणी मामले, ओके। तो 3 में क्या है, नियुक्ति है 3 में। 4 में जो मामले हैं विचारणी वो हैं। अब 5 में है उसके शक्ति एवं प्रक्रिया, ये सब याद रखना है। ओके बॉस, ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद फिर धारा 6 में चलते हैं, विचारण करने की जो शक्ति है संक्षिप्त रूप से उसके बारे में। विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसे अपराध का विचारण करता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के किसी आदेश या किसी निर्देश उल्लंघन की बाबत किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है, लोक सेवक द्वारा किया जा रहा है, लोक सेवक द्वारा किया जाना विकथित है। तो वहाँ उपधारा 1 के किसी बात के होते हुए भी संक्षिप्त विचारण करेगा। विशेष न्यायाधीश अपराध का संक्षिप्त विचारण करेगा और उक्त संहिता की धारा 265 के उपबंध यथाशक्य कैसे विचारण को लागू होंगे, परंतु इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण रहेगा। मतलब वो 1 वर्ष तक, मैक्सिमम 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है संक्षिप्त विचारण करने के समय। इस धारा के अधीन जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर उसके अनुक्रम में विशेष न्यायाधीश को प्रतीत होता है कि मामले की प्रक्रिया ऐसी है कि 1 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश पारित किया जाना पड़ सकता है या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करना वांछनीय है, तब विशेष न्यायाधीश पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात उस आशय से एक आदेश लिखबद्ध करेगा
और उसके पश्चात के साक्षी को, जो जिसकी परीक्षा हो चुकी है, पुनः बुलाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए उक्त संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्रवाई करेगा। मतलब पुनः सुनवाई करेगा सीधा सीधा एक लाइन में, कि भाई अगर उसको लग रहा है कि 1 साल से ज्यादा देने लायक कोई दंड किया है तो फिर वो पुनः सुनवाई कर रहे हैं संक्षिप्त विचारण की जगह पे। ठीक है। इस अधिनियम के में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किए गए किसी मामले में विशेष न्यायाधीश 1 मास से अनधिक के कारावास का और 2,000 रुपये से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, चाहे उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन ऐसे दंडादेश के अतिरिक्त कोई आदेश पारित किया जाता हो या नहीं। किसी दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी। ओके। किंतु जहां विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक कोई दंडादेश पारित किया जाता है तो वहां अपील होगी। अच्छा, अगर सीमा से ज्यादा दंडादेश मिल रहा है तो फिर अपील कर सकते हो, बट इसके अधीन दे रहे हो अंतर्गत तो फिर अपील नहीं होगी। कितना है दंड यहाँ पर देखो, विशेष संक्षिप्त विचारण के किसी मामले में 1 मास से अनधिक यानी 1 मास और 2,000 रुपये ये दंड दे रहा है तो अपील नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम है ये ना। तो यहाँ पर हम जो पढ़े 1 साल वाला वो क्या है फिर, इस संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश के लिए 1 वर्ष से अनधिक के अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जाना विधिपूर्ण होगा। यहाँ भी तो ही लिखा है ना। यहाँ कुछ तो अलग होगा। दंड प्रक्रिया 1973 में संक्षिप्त विवरण के मामले किसी विशेष जिसमें शायद 1 मास से करता है। अच्छा, वो मैक्सिमम है ना 1 वर्ष, ये मान लो मिनिमम दे रहा है, मतलब इतना दे रहा है मान लो 1 मास और 2,000। इस परिस्थिति में अपील नहीं हो सकता ऐसा बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कर रहे हो तो फिर वो अपील होगा ये बोल रहे हैं। ठीक, तो ये नो अपील वाला केस हो गया एक टाइप से। और इससे ज्यादा कर रहे हो तो फिर अपील होगा। और मैक्सिमम कितना कर सकते हो संक्षिप्त विचारण में, तो मैक्सिमम आपका 1 वर्ष वाला जो कंडीशन में हम लोग यहाँ पढ़े हैं वही है। तो ये बढ़िया अच्छा एक्ट है, मतलब वो सॉरी अच्छा सेक्शन है। धारा 6 में क्या है, विचारण संक्षिप्त विचारण, कैसे विचारण, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति 6 में। तो 6 में क्या हो रहा है भाई, संक्षिप्त है, अति संक्षिप्त है। ठीक है, अति संक्षिप्त विचारण होता है। ठीक, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो खुद कई चीजों से। यहाँ यूट्यूब में शेयर करने के लायक कुछ रिलेट होगा तो मैं शेयर भी करूंगा। ठीक है, अब धारा 7 में देखते हैं, लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित। अगर किसी लोक सेवक को रिश्वत दिया जा रहा है उससे संबंधित क्या है तो देखना है। ठीक है, 7 ए में क्या रहेगा, लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या व्यक्तिगत असर का प्रयोग करके असम्यक लाभ लेना। कोई असम्यक लाभ ले रहा है तब। ठीक है, और किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध धारा 8 में है। 7 में क्या था, किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित, किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा 8 में। 9 में क्या है, किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा अगर लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध है तो वाणिज्यिक संगठन द्वारा दिया जा रहा है तो 9 में आ जा रहा है। ठीक है, 10 में क्या है, वाणिज्यिक संगठन के बाहर संलग्न व्यक्ति का अपराध का दोषी होना 10 में। 11 में लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार से संबंध व्यक्ति के प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है उसके बारे में। और अब दुष्प्रेरणा कर रहा है अपराध के लिए तो वहां पर दंड 12 में है। 13 में आपराधिक अवचार है 13 में है। ओके। 14 में अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड, जो बार बार अभ्यास कर चुका है उसके लिए। प्रयत्न के लिए दंड 15 में है, दंड 14-15 दोनों में है। ठीक है, जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें क्या क्या ध्यान में रखी जाती हैं उसके बारे में। तो इतना आपका 16 तक है इसमें। ठीक है, 7 से 16 अपराध और शक्तियां, तो धारा 7 से 16 तक अपराध और शक्तियां हैं। हो सकता है किसी बार 15 नंबर में इसी को पूछ दे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विभिन्न प्रकार के अपराध और शास्तियों का वर्णन कीजिए, और जो लिख देगा धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आई बेट 15 में उसको 13 से 14 नंबर मिलेगा। अगर किसी को ये बात को यकीन ना हो तो आप लोग, जब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का एक बार आया था तो मेरे खुद 13 नंबर मिला है। ठीक है, 2022 की बात है। ठीक, और आईटी एक्ट के जितने सारे आईटी वाला एक बार आया था क्वेश्चन, अपराध लिखना था, उसमें भी लोगों को भर भर के नंबर 12 नंबर 13 नंबर मिला है। तो आराम से इसमें भी 12-13 नंबर मिल सकता है, लेकिन यह है कि फैक्ट वाला क्वेश्चन को फैक्ट वाला टाइप से आंसर लिख दे देना। तो चलो पढ़ाऊं, पढ़ने के लिए रेडी हो। चलो, धारा 7 में है लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित। ठीक है, कोई भी बुक ना इस अधिनियम को देखो, आईटी एक्ट, भ्रष्टाचार एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण, ये 3 एक्ट ऐसे हैं जिसको सारे बुक ना शॉर्टकट में निपटा दिए हैं। मैं
अलग अलग बुक में देखा हूँ मैं, लेकिन कोई बुक ना अच्छे से नहीं दिया है जैसा एक्ट में दिया है, या जैसा बनना चाहिए इसका नोट्स। इसलिए इसी से पढ़ना ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो मेरे सामने एक बुक भी है, तो नाम तो नहीं लूंगा, बट इस बुक में मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सिलेबस में तो लिखना मजबूरी था टाइप से लिख दिया है इसको। हाँ, बाकी एक्ट को अच्छा दिया है, घरेलू हिंसा, मानवाधिकार संरक्षण, आरटीआई एक्ट, बाकी सब ओके। बट इस एक्ट के बारे में अगर आए, आईटी एक्ट और इसमें तो कुछ नहीं है, पूरा खोखला है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको धारा 7 के बारे में। ठीक है, धारा 7। ठीक, अपराधिम शास्ति, धारा 7। ठीक है, तो लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित क्या क्या चीजें इसमें देखते हैं। तो कोई ऐसा कोई लोक सेवक जो या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से या बेईमानी से लोक कर्तव्य का पालन करने या पालन करवाने या ऐसे कर्तव्य से प्रविरत रहने या प्रविरत करवाने के आशय से किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करेगा या प्रतिग्रहित करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, या सब या मान सीरीज बात है, कोई ऐसा लोक सेवक जो असम्यक लाभ प्राप्त करेगा, ऐसे बस याद रखना, या किसी दूसरे को असम्यक लाभ प्राप्त करवाएगा लोक कर्तव्य पालन करने में। ठीक है, वो सारी चीजें लास्ट में देखना दिया होगा। वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा, मतलब 3 से 7, एक वर्ड में बोलो तो 3 से 7 वर्ष तक उसको दंड मिल सकता है। अब इसमें एक लाइन यही है कि भाई किसी से वो रिश्वत ले रहा है या लोक कर्तव्य का पालन करने या करवाने के लिए किसी दूसरे को रिश्वत दिला रहा है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, लोक कर्तव्य का निश्चित रूप से या बेईमानी से पालन करने, वही सारी चीजें किसी अन्य लोक सेवक को कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, जो भी। तो ये सारी टोटल एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई रिश्वत ले रहे हो तुम, या रिश्वत किसी को देने के लिए मतलब दिला रहे हो, वहां पर है 3 से 7 साल तक कारावास, ये से याद रखना दंड को। ठीक है, और एक लाइन में लिख देना कि भाई रिश्वत, रिश्वत लेने के लिए, रिश्वत लेना, यहाँ पर ये रिश्वत लेने के लिए। धारा 8 में देखते हैं, धारा 7 ए भी है, 7 ए। 7 ए में क्या देखते हैं, तो लोक सेवक पर भ्रष्ट और अवैध साधनों द्वारा या व्यक्तिगत अवसर का प्रयोग करके असम्यक लाभ लेना, यहाँ पर भी रिश्वत टाइप ही है जी, कुछ अलग तो नहीं है, मतलब भ्रष्ट या अवैध साधनों का प्रयोग कर रहा है या फिर व्यक्तिगत असर का प्रयोग कर रहा है जिससे उसको असम्यक लाभ ले रहा है। ठीक है, असम्यक लाभ ले रहे हैं तो वहां भी वो दंडनीय होगा, जो कि सेम है, 7 वर्ष तक, 3 वर्ष से कम नहीं। सेम चीज है, रिश्वत यहाँ भी ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ कुछ अलग चीजें जो भ्रष्ट या अवैध साधन जुड़ गए हैं तो उसको याद रखना है बस। धारा 8 में देखते हैं, धारा 8 में है कि रिश्वत लेने, रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवकों को लोक कर्तव्य अनुचित रूप से पालन करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से या लोक सेवकों को लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से पालन किए जाने के लिए इनाम देने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को असम्यक लाभ देगा या देने का वचन देगा, वह कारावास है जिससे 7 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माने से या दंडनीय होगा। 7 वर्ष तक यहाँ भी है, दंडनीय हो सकता है अगर कोई लोग वो रिश्वत दे रहा है एक प्रकार से। ठीक है, परंतु इस धारा को बंधु वहां लागू नहीं होगी जहां कोई व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने के लिए विवश किया जाए, तो वहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, विवश व्यक्ति ऐसा असम्यक लाभ देने की तारीख से, अभी उसके लिए कैसे वो अपना बचाव कर सकता है, तो उसको बताया गया है कि असम्यक लाभ देने की तारीख से 7 दिन के अवधि के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि का प्रवर्तन करने वाले अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण को देगा, 7 दिन के भीतर। ठीक है, 7 दिन के अवधि के भीतर देना जरूरी है। परंतु जहां यह भी कि जहां इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा अगर किया जा रहा है, वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा, क्योंकि संगठन को तो जेल नहीं डाल सकते ना, तो वहां पर वो जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, तो धारा 8 क्या कह रहा है, 8 में ही एक प्रकार से लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, अगर तुम रिश्वत दे रहे हो तो उससे संबंधित अपराध है। तो उसमें आपको सीधा यहाँ पर लिखा गया कि भाई यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, कोई दूसरा व्यक्ति वो लोक सेवक को अनुचित रूप से पालन करने के लिए उत्प्रेरित करता है या इनाम देने के आशा से पैसा देता है या असम्यक लाभ देता है, वर्ड ये है असम्यक लाभ देता है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यहाँ पर 3 वर्ष तो नहीं लिखा है मिनिमम, बस लिखा है कि 7 वर्ष तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, वहां पर दंडन होगा। ओके, और विवश किया जा रहा है तो हाँ दंड नहीं होगा, और इसकी उसको सूचना देना पड़ेगा 7 दिन के भीतर। ठीक है,
विधि का प्रवर्तन करने वाले या अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी को, अभिकरण को। अब धारा 9 में अगर कोई वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधित प्रभाव डाला जाता है, अपराध किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? तो ऐसा वाणिज्यिक संगठन है मान लो, तो जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है तो ऐसा संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि ऐसे वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध कोई व्यक्ति, ये संगठन जो है जुर्माने से होता है, ठीक है। और यदि ऐसे वाणिज्यिक संगठन से सहबद्ध कोई व्यक्ति किसी ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारोबार अभिप्राप्त करने या प्रतिहारित करने के आशय से या कारोबार के संचालन में कोई लाभ प्राप्त करने या प्रतिहारित करने के आशय से, परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने हेतु एक बचाव होगा कि कोई लोक सेवक को कोई असम्यक लाभ देता है या देने को वचन देता है, तो उससे संयोजित व्यक्तियों का ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसे ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में जो विधि की जाए पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थी। मतलब सीधी बात यह है कि वाणिज्यिक संगठन अगर दोषी माना जाता है तो जुर्माना दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति है, वाणिज्यिक संगठन संबद्ध कोई व्यक्ति, वो अगर ऐसा कुछ कांड कर रहे हैं, ठीक है, वो असम्यक लाभ दे रहे हैं, तो फिर वाणिज्यिक संगठन को यह साबित करना पड़ेगा कि भाई वो जो संबद्ध व्यक्ति था, संयोजित व्यक्ति था, उसको इस आचरण से निवारित करने के लिए वो प्रयास कर रहा था करके। ठीक है, इतना ही है इसमें। इसके अलावा नहीं। वाणिज्यिक संगठन से क्या अभिप्रेत है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ऐसा कोई निकाय जो भारत में निगमित है, ठीक है, ये भारत में बाहर कोई कारोबार करता है, पहला। दूसरा, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है, भारत के किसी भी भाग में कोई कारोबार करता है, ठीक है, भारत में निगमित है, और भारत के में या भारत के बाहर कोई कारोबार करता है, ये भारत के बाहर निगमित है, और भारत के किसी भी भाग में कोई कारोबार या कारोबार का कोई भाग करता है। ऐसे ही भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति संगम जो भारत में बनाया गया है और भारत में या भारत के बाहर कोई व्यापार करता है। भागीदारी फर्म जो भारत के बाहर बनाया गया है। देखो कितना सिंपल सा चीज है। अगर वाणिज्यिक संगठन 4 नंबर में आता है कि क्या होता है करके, तो सिंपल याद ही नहीं करना है इसको एक्चुअल में। बस ऐसे याद रखना कि भाई निकाय लिखना है 2 बार, और 2 बार फर्म लिखना है, बस इतना याद रखो। एक बार में लिख देना जो भारत में निगमित हुआ है, एक बार लिखना जो बाहर निगमित हुआ है, एक बार में लिखना फर्म वाले में फिर से भारत में जो बना है, और एक बार लिखना भारत से बाहर बना है। व्यापार को दोनों जगह डाल दो, भारत में करते हैं बाहर करते हैं करके, खत्म। 10 में है वाणिज्यिक संगठन के जो भारत साधक व्यक्ति हैं का अपराध का दोषी होना। अब धारा 9 में हमने वाणिज्यिक संगठन के द्वारा अपराध किए जाने की बात पढ़ी है। अब 10 में हम पढ़ते हैं ऐसे कोई व्यक्ति है, उसका भारत साधक व्यक्ति, अब वो कोई अपराध किस वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, तो न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के डायरेक्टर, सचिव की अधिकारी की सम्मति या अनुकूलतम किए जाना साबित हो जाए, है ना, तो ऐसा निदेशक या प्रबंध या सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी होगा, और उसके लिए वही दंड है जो 3 वर्ष से कम और 7 वर्ष, 3 से 7, 3 से 7 के लिए दंडनीय होगा। अगर कौन, डायरेक्टर या सचिव लिप्त पाए जाते हैं या फिर वो केयर कर रहे हैं, तब की बात है। धारा 10 में है ये, ठीक है, धारा 10 में। इसके बाद फिर कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, तब की बात है। 11 में लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार संबंध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना अभिप्राप्त करता है, तो वहां पर 11 में है असम्यक लाभ कोई प्राप्त करता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। एक लाइन में वही चीज है, सम्यक लाभ प्राप्त करेगा और कुछ नहीं। लोक सेवक होते हुए अपने लिए, अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए व्यक्ति से जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जन्म करवाई या कारोबार से वो व्यक्ति संपृक्त रह चुका है, ये उसका संपृक्त संभाव्य है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक जो अधीनस्थ है, इन सबके लिए सम्यक लाभ प्राप्त करता है, तो फिर वो 6 माह से कम अवधि नहीं होगी, 6 माह से 5 वर्ष तक, 6 माह से 5 वर्ष तक उसको दंड मिलेगा, ठीक है। भाई लोग सब मान लो अपने स्वयं कुछ असल असम्यक लाभ ले रहा है या फिर अपने रिश्तेदारों को असम्यक लाभ दिला रहा है, तो फिर वो 6 माह से अधिकतम 5 वर्ष तक वहां पर दंड नहीं होगा। 12 में है अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि कोई लोक सेवक किसी अन्य लोक सेवक को कोई कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, मान लो, ठीक है भाई, कि अपराध की दुष्प्रेरणा करता है, कोई दूसरे लोक सेवक को मोटिवेट कर रहा है कि अब तुम करो करके, तो वहां पर भी सेम दंड, 3 से 7 वर्ष वाला जो दंड है सब जगह है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक दंड नहीं होगा, ठीक। लोक सेवक का आपराधिक अवचार से आप क्या समझते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखो। आपराधिक अवचार मतलब यदि कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि, पहला, लोक सेवक के रूप में उसको अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या नियंत्रणाधीन की संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपट पूर्वक दुर्विनियोग करता है, ठीक है, तो
दूसरा, अपनी पदोन्नति के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है। तो ठीक है, कोई लोक सेवक जो आपराधिक आचरण करेगा इतनी अवधि के लिए जो 4 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। 4 से 10 वर्ष का यहाँ पर दंड है। आपराधिक आचरण के लिए 4 से 10 वर्ष तक का दंड है। इसमें वही सारी चीजें यहाँ भी देखो लिखी गई है। अगर भाई लोक सेवक के रूप में कोई आपको संपत्ति सौंपी गई है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अपने लाभ के लिए, तो या फिर पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से अपना रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगे। 4 से 10 का है, याद रखना। 11 13 में धारा मैं रिविजन नहीं करा रहा हूँ अभी, क्योंकि धारा में मतलब उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है ये सब धारा में पूछे जाए। सीधा क्वेश्चन पूछेगा और आपको बताना है, बस इसको याद रख लो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 11 वाला, सॉरी 12। 12 में क्योंकि दंड के बारे में है, अपराधों के दुष्प्राणी के दंड, तो इसको याद रखना। और 13 में है आपका लोक सेवक द्वारा आपराधिक नवाचार। 13 में आपराधिक अवाचार, देखो अवचार, अवचार में अगर देखें जाए तो अ से इस टाइप बनता है, तो ये 3 का सिंबल है, तो ऐसे याद रख लेना 13 है करके, ठीक है। अब धारा 14 में जाते हैं, अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। अब देखो यहाँ पर कोई जो बार बार दंड को दोषी है, तो उसके लिए क्या है, धारा 14 में है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का जुर्माना। 5 से कितना हो जाएगा, 10 वर्ष तक का। 5 से 10 वर्ष तक का, बार बार कर रहे हो तो फिर तुम्हें 4 10 थोड़ी 5 10 मिलेगा, ठीक है। अभ्यासी का अपराध, तो देखो जो 14 साल के होते हैं ना, लड़के लड़कियां, वो लोग बार बार वो सेम सेम अपराध करते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं क्या, या कुछ और याद कर लेंगे। प्रयत्न के लिए दंड, जो कोई धारा 13 की धारा 1 में निर्दिष्ट कोई अपराध किए जाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, तो 5 वर्ष तक होगी, 2 जुर्माने से दंड नहीं होगा। 2 से 5 तक यहाँ पर दंड मिल रहा है, अगर अपराध का प्रयत्न करने के लिए किया जा रहा है तब। जुर्माना नियत करने में ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या क्या बातें हैं, तो जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय जहाँ जुर्माने का दंड इन धारा के अधीन आरोपित किया जा रहा है, ठीक है, तो किया जाता है उस रकम या संपत्ति के मूल्य का, उस रकम संपत्ति के मूल्य का, यदि कोई हो जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके प्राप्त किया है, अथवा जहां दो सिद्धि धारा 13 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उस खंड में निर्दिष्ट धन संबंधी साधन या संपत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधान प्रद लेखा जोखा देने में असमर्थ है, ध्यान रखेगा। न्यायालय ध्यान रखेगा क्या क्या बातों का, तो भाई वो संपत्ति का ध्यान रखेगा जो अभियुक्त ने अपराध करके अभिप्राप्त किया है, और जो अपराध उसको दिया गया है उसके बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो हम अगर नोटिस करें तो इस अध्याय में पूरा क्या क्या चीजें था, अपराध और शास्तियां इतना था, ठीक है, अपराध और शास्तियां। तो 7 से 16 तक कंप्लीट अपराध और शास्ति के बारे में बताया गया है। तो 7 में क्या था, 7 में रिश्वत दिए जाने संबंधी था, रिश्वत ले रहे तो 3 से 7 वर्ष यहाँ पे दंड होगा, 7 में रिश्वत संबंधित है। 8 में देखेंगे तो 8 में आपका है, सॉरी 7 में भी हुई है असीमित लाभ प्राप्त करते हैं। 8 में देखते हैं, 8 में रिश्वत दिए जाने संबंधित अपराध के बारे में पूरा वर्णन है, ठीक है, अपराध के बारे में वर्णन है पूरा। 9 में वाणिज्यिक संगठन का है, 10 में भी वाणिज्यिक संगठन के जो भारसाधक व्यक्ति हैं उनका दोषी ठहराना। 11 में लोक सेवक जो कार्रवाई करवा संबंध व्यक्ति प्रतिफल की बिना भी प्राप्त करे तब असीमित लाभ, ये भी है। 12 में दुष्प्रेरणा के लिए दंड। 13 में आ जाएगा आपराधिक अवाचार, अवाचार केस में 13 इंपॉर्टेंट याद रखना। 14 में, यहाँ 14 से स्टार्ट हो जा रहा है दंड एक प्रकार से, अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड। 15 में प्रयत्न के लिए दंड। 16 में जुर्माने के बाद संबंधित बातें। अब मामलों का अन्वेषण, क्या क्या मामले हैं उनका देखते हैं। धारा 17 के तहत अब अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, ठीक है, कितना पेज और बचा, 4 पेज और है बस, ज्यादा नहीं। हम्म, तो अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत जो व्यक्ति उसके बारे में देखते हैं। तो धारा 17 के तहत हम्म, निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है, कोई गिरफ्तारी वारंट की बिना नहीं करेगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की 10वीं पुलिस निरीक्षक
बाकी महानगरीय क्षेत्रों में सहायक पुलिस आयुक्त, अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी इस रैंक के अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं करेगा। ठीक है, याद रखेंगे अपराध का जो अन्वेषण है इस रैंक के नीचे के अधिकारी नहीं कर सकते, एक, ठीक है। दूसरा, जो मजिस्ट्रेट है उसके आदेश के बिना आप नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक के पंक्ति के नीचे का न हो, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, तो वह भी किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा। यहाँ पर बोला गया कर सकेगा किस बात में, परंतु यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो, मतलब पुलिस निरीक्षक के पंक्ति के नीचे नहीं होना चाहिए, जो साधारण या फिर विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है अगर सरकार द्वारा, तो वह भी किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आदेश के बिना अथवा उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ये अगर राज्य सरकार प्राधिकृत कर देता है तो फिर वो कर सकेगा, इसमें आदेश की आवश्यकता नहीं। परंतु यह है कि धारा 13 की में निर्दिष्ट इस अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक के पंक्ति के नीचे का न हो। अब पुलिस अधीक्षक की अनुमति चाहिए किसके लिए, धारा 13 के अगर अपन वो कर रहे हैं अन्वेषण कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ओवरऑल मजिस्ट्रेट की आवश्यकता आदेश की आवश्यकता रहती है, बस अगर राज्य सरकार प्राधिकृत कर दे तो वहां पर नहीं रहता है, ये कहा गया। 17 के बाद 17 का है लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों के कर्तव्यों के निर्वहन की गई सिफारिशों के लिए निश्चय के संबंध में अपराधों की जांच और पूछताछ या अन्वेषण। तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, बाकी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, कुछ काम का हो तो। कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे अपराध में कोई जांच पूछताछ या अन्वेषण जिसे संनियम के दिन लोक सेवक द्वारा अभिकथित रूप से कारित किया गया है, वहाँ ऐसे प्राधिकारी वहाँ ऐसे अभिकथित अपराध ऐसे लोक सेवक द्वारा उसे पदी कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन की सिफारिश को निश्चय करना नहीं है, काम का छोड़ो। 18 में क्या है, बैंक कार बहियों के निरीक्षण की सख्ती। प्राप्त जानकारी से अन्यथा किसी पुलिस अधिकारी के पास ऐसे किसी अपराध के जाने का संदेह है, अगर अपराध के जाने का संदेह का करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 17 के अधीन सशक्त है और समझता है कि ऐसे अपराध का अन्वेषण या जांच करने के प्रयोजन के लिए किसी बैंक कार बहियों का निरीक्षण करना आवश्यक है, तो तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के बाद में किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी वह किसी किन्हीं बैंकारों बहियों का वहां तक निरीक्षण कर सकेगा जहां तक कि वे उस व्यक्ति के जिसके द्वारा अपराध किए जाने के संदेह है या किसी अन्य व्यक्ति के जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के निमित्त धन धारण किए जाने का संदेह है, लेखाओं से संबंधित है, उसमें से सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां ले सकेगा। ठीक है, ले सकेगा या लिखवा सकेगा, और संबंधित बैंक उस पुलिस अधिकारी की इस धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग में सहायता देने के लिए आबद्ध होगा। तो बैंक कार बहियों के निरीक्षण की शक्ति मतलब एक प्रकार से जो अकाउंट होते हैं ना, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, बैंक अकाउंट का जो डिटेल लेते हैं जी, ट्रांजेक्शन डिटेल, है ना, उसी से संबंधित है ये, तो वो ले सकता है जो अधिकारी है पुलिस अधिकारी, वो बता दिया निरीक्षण कर सकता है उसका। परंतु किसी व्यक्ति के लेखाओं के संबंध में इस धारा के अधीन की शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पर नहीं किया जाएगा, तो पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी का आदेश चाहिए तब करेगा आएगा, ऐसे किसी के द्वारा भी हम नहीं कर सकते, या आदेश देगा वो। ठीक है, संपत्ति की कुर्की और संपहरण के बारे में दिया गया धारा 18 क में, कुर्की को लागू होना धन शोधन निवारण अधिनियम में जैसा अन्यथा उल्लंघित है के सिवा उनके सिवाय इस अधिनियम के अधीन कुर्की के संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण के लिए संपत्ति को लागू करेंगे। जिला न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश के प्रति अन्य अर्थजन के मतलब वो ये कि संपत्ति कुर्की किए जाने वाला संबंधित है और कुछ नहीं। अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रक्रिया उपबंध, देखो धारा 19 देखते हैं, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। 19 में क्या है, पूर्व मंजूरी, 19 में क्या है, पूर्व मंजूरी, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 1 से लेकर 9 तक सब काम जब भी करोगे पूर्व मंजूरी से करना, कोई भी काम छूट बिना मंजूरी नहीं होना चाहिए। अब कोई न्यायालय, ठीक है, धारा 7, 11, 13, 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि लोक सेवा द्वारा
किया गया है, जैसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के मामलों के संबंधित है, ठीक है, केंद्र सरकार या उसके द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने की सिवाय नहीं हटाया जा सकता है केंद्र सरकार। मतलब ये कि भाई जो संघ के मामलों में नियुक्त है उसे केंद्रीय सरकार की मंजूरी चाहिए, जो राज्य के मामलों से संबंधित नियुक्ति है उसके लिए किसकी नियुक्ति मंजूरी चाहिए, अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं रह सकता केंद्र सरकार। यहाँ भी केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसके पद से हटाने के लिए सक्षम जो प्राधिकारी हैं उसकी अनुमति चाहिए, ठीक है। परंतु किसी पुलिस अधिकारी, किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य किसी विधि प्रवर्तन अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी पूर्व मंजूरी के लिए यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में जिनके लिए लोक सेवा को अभियोजित किए जाने की इच्छा की गई है कि सक्षम न्यायालय के में कोई परिवाद फाइल न किया गया हो। मतलब ये है शॉर्टकट में पूर्व मंजूरी में क्या क्या बोला जा सकता है। तो भाई केंद्र के लिए केंद्र सरकार से, राज्य के लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। राज्य के मामले में कोई संबंध है व्यक्ति और उसमें हमको आपको एक्शन लेना है तो भी आप क्या करेंगे, केंद्र सरकार से अनुमति लेंगे कि भाई हमको इसमें एक्शन लेना है करके, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। बोरिंग एक्टर्नली लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। धारा 20, जहां लोक सेवक कोई असम्यक लाभ प्रतिग्रहित करता है वहां उपधारणा। क्या अवधारणा ग्रहण करेंगे। धारा 7 के अधीन या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के विषय विचारण में साबित कर दिया जाता है कि इस अपराध के अभियुक्त लोक सेवक ने किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिग्रहित या अभिप्राप्त किया है और जब तक प्रतिकूल साबित न कर दी जाए यह अवधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति या तो स्वयं उनके द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से बेईमानी से निष्पादित करने के लिए निष्पादित करने करवाने के लिए इनाम के रूप में उस लाभ को बिना किसी प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में जानता है अधीन अपर्याप्त है प्रतिग्रहित या प्राप्त किया है विराट करने की सीधी बात है। उपधारणा ये रहेगी भाई तुम रिश्वत लिए हो, एक लाइन में, ठीक है, तुम रिश्वत लिए हो, तुमको साबित करना है कि तुम नहीं लिए हो, बात खत्म, एक लाइन में ही है, ठीक है। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध उसी विचार में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा, ठीक है, छोड़ो। कुछ उपांतरणों का अधिनियम लागू होना, ये भी काम का नहीं है, छोड़ो। ये भी नहीं है, जो हेडिंग देख के लग जाता है इंपॉर्टेंट। सेना, हाँ ये ठीक है, सेना नौसेना वायुसेना इन तीनों में प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। इस अधिनियम की कोई भी बात सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, सुरक्षा बल अधिनियम, तटरक्षक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त अधिकारिता को या उसको लागू होने वाली प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अपील पुनरीक्षण ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो धारा 27 में है। इस अधिनियम के बंदों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय, ठीक है, के अधीन उच्च न्यायालय के प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण के सभी शक्तियों का प्रयोग जहां तक लागू हो सके कर सकता है। तो सीधी सी बात है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील की जा रही है, एक लाइन में, ठीक है, ठीक। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, खत्म। इतना ही था, ज्यादा नहीं है, कंप्लीट मतलब। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तो हमको बस वही रिश्वत उश्वत वाला पढ़ना था अच्छे से, वही काम का था और कुछ खास नहीं है। कहाँ है, ये रहा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो परिभाषा भाषा देखना पड़ेगा। लोक कर्तव्य मतलब निर्वहन में राज्य या जनता या समस्त समुदाय का हित होता है वो लोक कर्तव्य कराते हैं। लोक सेवा की परिभाषा में बता चुका और बताऊंगा बाद में। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति धारा 3 के तहत नियुक्ति है केंद्र सरकार करती है और राज्य में राज्य सरकार करती है, ठीक है। अर्हता क्या है, तो वही सेशन न्यायाधीश हो, अपर सेशन न्यायाधीश हो, सहायक सेशन न्यायाधीश होने के लिए अर्हित होना चाहिए, ठीक है। 4 में विशेष न्यायाधीशों के द्वारा विचारणीय जो मामले हैं उसके बारे में 4 में है। तो ये प्रत्येक अपराध उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा मामले विचारणीय होगा और मामले को विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश किसी अपराध से भिन्न, उस अपराध से भिन्न जो अन्य अपराध है उसका विचारण कर सकता है।
सजा के बारे में था कि 2 वर्ष, अच्छा ये टाइमिंग दिया गया था कि 2 वर्ष के भीतर मामले को पूरा करना रहता है उसको, 2 वर्ष के भीतर मैक्सिमम को 4 वर्ष के भीतर लेकिन खत्म ही कर देगा, 6 6 वहां बढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियां, 5 में क्या है शक्तियां हैं। तो पहले दिए कि अपराधों का संज्ञान ले सकता है, वारंट जारी कर सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट के मामलों का मतलब प्रक्रिया का पालन करेगा, साक्ष्य ले सकता है, क्षमा दे सकता है, दंड दे सकता है, सारी चीजें उसका शक्तियां हैं। संक्षिप्त विचारण की शक्ति धारा 6 के तहत संक्षिप्त विचारण में है। इसमें वो संक्षिप्त विचारण ले सकता है उसको अगर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मामला संक्षिप्त विचारण योग्य है तो, और वो सजा मैक्सिमम 1 वर्ष का ही दे सकता है इस मामले में। और अपील तब नहीं होता जब 1 मार्च और 2 हजार की बस दंड है तो अपील नहीं होता है, बाकी में अपील कर सकते हो। 7 में लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित है, 3 से 7 वर्ष का कैद। 7 में भी वही चीज है। 8 में पूरा अपराध से संबंधित है कि भाई लोक सेवक को रिश्वत दे रहे हो तो उसमें क्या क्या अपराध हैं सारी चीजें। 9 में वाणिज्यिक संगठन के बारे में है, वो अगर अपराध कर रहे हैं तो ठीक है। 12 में अपराधों के दुष्प्रेरण के दंड है, ठीक है। 11 में क्या था वही चीज है। 12 में क्या अपराधों के दुष्प्रेरण कर रहे हैं, 12 बार उसको मैं मना कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, 12 बार बोल रहा हूँ। 13 में आपराधिक अवाचार है, ये इंपॉर्टेंट है। आपराधिक अवाचार के बारे में, आपराधिक अवाचार करने वाला कहा जाएगा यदि वो कपट पूर्वक अपनी संपत्ति मतलब उसको जो सौंपी गई संपत्ति है लोक सेवक के रूप में उसका बेईमानी से उपयोग करता है तो, उसको जो पदावधि के दौरान अवैध रूप से आशय को समृद्ध करता है अपना तो 4 से 10 वर्ष का है, ठीक है। अभ्यासिक जो अपराधी हैं उनके लिए 5 से 10 वर्ष हो जाता है दंड। 17 में अन्वेषण के लिए वाले में है। 18 में अकाउंट जो लिखा है उसको चेक कर सकता है। 19 में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना 19 में है। संघ के मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मामले में भी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य सरकार के मामलों के संबंधित है, ठीक है, जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। चाहे केंद्र का बंदा हो चाहे राज्य का हो कोई लोक सेवक हो, दोनों के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ती है इन लोग को अभियोजन के पूर्व। किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उससे पद से हटाए जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैंने पूरा कवर कर दिया आपके लिए। एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार और देख लेना। शॉर्टकट में मैं रिविजन भी करा दिया हूँ। अपील हाईकोर्ट में होगा इतना बता दिया, बस इतना ही था इसमें। ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक, ध्यान रखें अपना।